Very good morning, students. Today I am going to explain the second part or second concept of chapter number 4, that is revaluation of assets and liabilities. The book value of assets and liabilities are recorded in the books of partnership firm. When brought at present value, it is called revaluation of assets. When there is reconstruction in partnership firm, yes, as we had learned the previous concept that there are some circumstances where P&L ratio will be changed. yes, हमने कुछ circumstances पढ़े थे जब प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज होता है और पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन होता है. उस टाइम असेट्स और लायबिलिटीज़ भी रीवैल्यू होती है. यस, जो बुक वैल्यू है उससे मे बी हायर और लेस अमाउंट से रीवैल्यूएशन होता है और उसे हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़. इन दैट वी विल शो असेट्स एंड लायबिलिटीज़ एट प्रेजेंट वैल्यू. राइट नाउ जो उसकी वैल्यू है उस हिसाब से हम शो करेंगे और उसके कुछ इफ़ेक्ट्स देंगे. And recorded assets and liabilities may be higher or lesser than the actual or real value. जो बुक वैल्यू शो की हुई है, जो उसकी प्राइस है, जो उसकी वैल्यू है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है. अकॉर्डिंगली वी हैव टू शो एंड वी हैव टू गिव इफेक्ट. Then a special account is opened in the books of partnership firm to record the accounting effects of revaluation of assets and liabilities. दिस अकाउंट इज़ कॉल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट. अब ये जो रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा है और हम असेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू कर रहे हैं, उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट ओपन होता है दैट इज़ नोन एज रीवैल्यूएशन अकाउंट. जनरली whenever there is reconstruction of partnership firm or changes in profit loss sharing ratio, assets and liabilities of the firms are रीवैल्यूड. ये जो भी असेट्स लायबिलिटी है वो हम रीवैल्यू करते हैं और उसकी सारी इफ़ेक्ट्स हम देते हैं और उस टाइम हम रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं. नाउ सी देर आर सम इफ़ेक्ट्स की रीवैल्यूएशन में अगर असेट इंक्रीज़ हो रही है तो प्रॉफिट है कि लॉस. ईच एंड एवरीथिंग वी विल अंडरस्टैंड विथ वन सम. अगर मैं आपको एक सम एक्सप्लेन करूँगी तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे. यू डोंट हैव टू लर्न ऑल दीज एंट्रीज़. ये सारी एंट्रीज़ भी आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. मैं आपको सम के साथ ही एक्सप्लेन करूँगी एंड यू विल गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज ऑल इफ़ेक्ट्स. एंड यू हैव स्पेसिमेन फॉर रीवैल्यूएशन अकाउंट. ये भी हम सम के साथ ही देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ सम नंबर 10. See, Rajesh, Pushpa and Pratibha are partners of partnership firm. Their profit loss sharing ratio is given, that is 2:3:1. कोई भी जो प्रॉफिट लॉस आएगा तो वो हम इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. देन यू हैव बैलेंस शीट. यस, कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं असेट्स के, लायबिलिटीज़ के. एंड एज ऑन अबाउ डेट of the balance sheet, partners decided to change profit loss sharing ratio to 1:1:1. On this date, they decided to revalue the assets and liabilities. ये सेम डेट को जब वो P&L रेशियो चेंज कर रहे हैं और वो सारी अपनी असेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू करने वाले हैं. ये सब रीवैल्यू इट मीन्स अब न्यू प्राइस से हम रिकॉर्ड करने वाला है. सो उससे रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि हमारी जो असेट्स है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, किस में कितना चेंज हो रहा है. यस, एंड आपको उसकी इफ़ेक्ट्स देनी है. नाउ सी, इन योर सम यू हैव टू राइट जर्नल एंट्रीज. यस, देन यू हैव टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट. बट आगे चल के ऐसा भी सम आएगा जिसमें आपको जर्नल एंट्रीज लिखनी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है. सो ये सब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ. मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बनाया हुआ है. सी हियर आई विल राइट जर्नल एंट्रीज, देन हियर रीवैल्यूएशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एट द एंड बैलेंस शीट. आई विल एक्सप्लेन यू दिस सम एंटायर पार्ट्स. येस, एंड फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दिस फॉर्मेट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट. बाकी का फॉर्मेट तो सेम ही है. जर्नल एंट्रीज के लिए जो फॉर्मेट है या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, वो सब सेम ही है. एक रीवैल्यूएशन जो न्यू आपको सीखना है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ.
रीवैल्यूएशन अकाउंट P&L एडजस्टमेंट की तरह काम करता है। जैसे P&L में हम डेबिट साइड क्या लिखते हैं, एक्सपेंसेस लॉसेस लिखते हैं, सेम रीवैल्यूएशन में अगर हमें लॉस हो रहा है, कुछ एक्सपेंस है, तो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और अगर हमें प्रॉफिट है, कुछ गेन हो रहा है, तो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। यस, सो इट वर्क्स एज P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एडजस्टमेंट्स, जो आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, हम उसी से स्टार्ट करते हैं। लाइक द वैल्यू ऑफ लैंड इज टू बी इंक्रीज्ड up to 2,50,000. Then the second part is about building. First we will solve for this land. लैंड की जो भी प्राइस है आपको इंक्रीज करनी है अप टू 2,50,000. नाउ जस्ट सी दैट व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ लैंड इन बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट में बोला है उसका जो बुक वैल्यू है वो है 1,80,000. सो फर्स्ट वी विल राइट इन बैलेंस शीट, ये जो ओल्ड प्राइस है वो हम इनसाइड कॉलम में लिखेंगे. सो ऑन असेट साइड लैंड 1,80,000, इसमें चेंज होने वाला है. सो ये 1,80,000 हम इनसाइड कॉलम में लिखेंगे. अब यहाँ पे आपको बोला है इंक्रीज करना है. यस, इंक्रीज अप टू 2,50,000. इट मीन्स आपको इतना इंक्रीज करना है कि इसकी फाइनल वैल्यू 2,50,000 आए. सो 2,50,000 आपको फाइनल अमाउंट दिया हुआ है. सो इसी आपको कितना इंक्रीज करना पड़ेगा कि आपकी फाइनल वैल्यू 2,50,000 आए. सी यू हैव टू इंक्रीज 70,000 टू रीच द फाइनल अमाउंट 2,50,000. सो यहाँ पे आपकी जो असेट है लैंड, उसकी प्राइस बढ़ रही है. यस, इंक्रीज हो रही है. सो दैट इज़ प्रॉफिट और लॉस. अगर आपके पास कोई असेट है उसकी प्राइस बढ़ गई, सो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट हो रहा है. यस, आपको गेन हो रहा है. सो आप रीवैल्यूएशन में कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड. यस, ऑल प्रॉफिट गेन इनकम्स आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. सो क्रेडिट साइड हम ये 70,000 रिकॉर्ड करेंगे. सो ऑन क्रेडिट साइड बाय लैंड account, into bracket you can mention increase, and the increased part we have to record here. जितना increase हो रहा है वही. So 70,000. now see आपने asset में प्लस कर दिया और revaluation में credit side रिकॉर्ड कर दिया. now you have to write journal entry. आपने इफेक्ट तो दे दी. वैसे जनरली पहले जर्नल एंट्री की जाती है और उसके बेस पे हम उसकी इफ़ेक्ट देते हैं. बट अगर मैं आपको पहले रीवैल्यूएशन में इफ़ेक्ट दे के एक्सप्लेन करूँगी तो आपको ईजी लगेगा. अब देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपने क्या किया, डेबिट किया कि क्रेडिट? रीवैल्यूएशन तो आपने क्रेडिट किया है, तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा. डेबिट क्या होगा? जो असेट की प्राइस बढ़ी है वो असेट डेबिट हो जाएगी. अगेन आई रिपीट, यहाँ पे रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है. सो जर्नल एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट तो क्रेडिट होगा. डेबिट क्या होगा? जिस असेट की प्राइस इंक्रीज हो रही है वो पर्टिकुलर असेट. सो आपकी एंट्री बनेगी लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. लैंड अकाउंट डेबिट टू revaluation account, and the amount जितना इंक्रीज हो रहा है वही अमाउंट हम लिखेंगे. सो 70,000. सो ये फर्स्ट जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको लैंड के बारे में दी थी वो हमने सॉल्व की. नाउ द सेकेंड, फर्स्ट वाले ही पॉइंट में आपको सेकेंड पार्ट में बोला है बिल्डिंग वैल्यू इज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय 50,000. सो फर्स्ट वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग.
See in balance sheet, the book value of building is 3 lakh. So पहले तो हम बैलेंस शीट में 3 lakh लिख देंगे. This is our balance sheet, and here first we will write the balance. Building 3 lakh. Now see, आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको इंक्रीज करना है, बट अप टू व्हाट वो नहीं बोला है. आपको बोला है कितना इंक्रीज करना है. इंक्रीज बाय 50,000. सो आपको इंक्रीज वाला पार्ट दिया हुआ है, 50,000 दिया हुआ है, वो आपको ऐड करना है. सो नाउ योर फाइनल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग विल बी 3,50,000. Yes, here we are increasing the value of building. Now बिल्डिंग की प्राइस इंक्रीज हो रही है. आपके पास जो असेट है उसकी प्राइस बढ़ गई, आपको प्रॉफिट हो रहा है. सो हम रीवैल्यूएशन में कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड. Here by बिल्डिंग अकाउंट इनटू ब्रैकेट इंक्रीज्ड. अब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 50,000, सो हम 50,000 लिखेंगे. नाउ यू हैव टू राइट जर्नल एंट्री. सी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ कि क्रेडिट? हमने क्रेडिट साइड लिखा तो रीवैल्यूएशन तो क्रेडिट हुआ है, डेबिट क्या होगा? बिल्डिंग अकाउंट. और इसका दूसरा भी कॉन्सेप्ट आप जो एंट्री के लिए जो मेन कॉन्सेप्ट है वो भी आप समझ सकते हो. लाइक असेट का बैलेंस, कोई भी असेट, बिल्डिंग, लैंड, जो भी असेट है उसका बैलेंस होता है डेबिट. अब इसमें इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स दैट पर्टिकुलर असेट विल बी डेबिटेड अगेन. वो असेट वापस डेबिट हो जाएगी. सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा. और ये प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज ट्रांसफर्ड इन रीवैल्यूएशन अकाउंट. सो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट. ये दोनों कॉन्सेप्ट से आप जर्नल एंट्री लिख सकते हो. सो हियर वी विल राइट जर्नल एंट्री फॉर दिस इंफॉर्मेशन. Here second, building account debit, to revaluation account. And the amount of increased in building is 50,000. So here 50,000. Yes, this way you have to give effect for revaluation of assets and liability. Now the second point, the value of machinery is to be decreased up to 80,000. अब जो मशीनरी का बैलेंस है उसमें डिक्रीज हो रहा है. So first we will write the balance of machinery. See, the balance of machinery in balance sheet is 1,20,000. ये हम पहले inside column में लिखेंगे. Yes, balance sheet, inside column, machinery. 1,20,000. Now see, यहाँ पे जो additional information दी है कि आपको डिक्रीज करना है. अब डिक्रीज कितना करना है वो आपको नहीं दिया है. आपको डिक्रीज अप टू व्हाट, कब कहाँ तक आपको डिक्रीज करना है वो दिया है. एडजस्टमेंट में बोला है डिक्रीज द वैल्यू ऑफ मशीनरी अप टू 80,000. आपको इतना डिक्रीज करना है कि उसकी फाइनल वैल्यू 80,000 आए. सो आपको यहाँ पे कितना डिक्रीज करना पड़ेगा? 40,000 डिक्रीज करना पड़ेगा. अब देखो, आपके पास जो असेट है उसकी प्राइस कम हो गई, जो भी आपके पास असेट थी उसकी प्राइस कम हो गई. सो आपको लॉस हो रहा है. सो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड आएगा. हियर टू मशीनरी अकाउंट इनटू ब्रैकेट डिक्रीज एंड द अमाउंट ऑफ डिक्रीज इज 40,000.
अब देखो रीवैल्यूएशन तो डेबिट हो रहा है, सो जर्नल एंट्री में हम क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। एंड यहाँ पे जो असेट की प्राइस डिक्रीज हो रही है हम वही लिखेंगे, दैट इज 40,000। Now the next, third, the value of investment is to be reduced by 30%. इन्वेस्टमेंट की प्राइस भी रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। सो फर्स्ट वी विल रिकॉर्ड द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। सी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू क्या है, 40,000। सो फर्स्ट वी विल राइट इन बैलेंस शीट 40,000 इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे बोला है इन्वेस्टमेंट की प्राइस कम हो रही है 30%। यस, तो आपको 40,000 का 30% निकालना है। सो हियर आई एम शोइंग यू द कैलकुलेशन। 40,000 मल्टीप्लाई 30%, so you will get 12,000। यस, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की प्राइस कम होगी 12,000। सो नाउ वी विल रिकॉर्ड लेस, डिक्रीज हो रही है इसलिए माइनस करना है, और कितना डिक्रीज हो रहा है हमने कैलकुलेशन में देखा, 12,000। यस, सो यहाँ पे आपका अमाउंट आएगा 28,000। नाउ वी हैव टू गिव इफेक्ट इन रीवैल्यूएशन। आपकी असेट की प्राइस कम हो गई, आपको लॉस हो रहा है, सो रीवैल्यूएशन में हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू इन्वेस्टमेंट। into bracket decrease and 12,000 in the column of amount. Now we have to write journal entry. Revaluation तो डेबिट हो रहा है, so revaluation account debit to investment. Revaluation account debit to investment account, and the amount is 12,000. Yes, then next, fourth point is about bad debt and bad debt reserve. ये मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी, एज इससे कनेक्टेड दूसरे पॉइंट्स भी मुझे आपको एक्सप्लेन करने हैं। देन फिफ्थ, द स्टॉक वैल्यू ऑफ 15,000 इज़ टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। सेम इन्वेस्टमेंट की तरह ही है, आपको प्राइस रिड्यूस करनी है 20%। नाउ पहले हम देखेंगे बुक वैल्यू क्या दी हुई है स्टॉक की। हियर क्लोजिंग स्टॉक 35,000। सो पहले तो हम क्लोजिंग स्टॉक 35,000 बैलेंस शीट में लिखेंगे। सो बैलेंस शीट एंड हियर क्लोजिंग स्टॉक 35,000 आपको रिड्यूस करना है 20%। बट यहाँ पे जैसे इन्वेस्टमेंट में हमने 40,000 का 20% ले लिया था, यहाँ पे 35,000 का 20% नहीं लेंगे।
बिकॉज आपकी एडजस्टमेंट में, आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 20% रिड्यूस तो हो रहा है, बट 15,000 प्रपोर्शन का टोटल स्टॉक 35,000 है। यस, ये 35,000 के स्टॉक में से 15,000 का जो स्टॉक है उसकी प्राइस रिड्यूस हो रही है। सो टू कैलकुलेट दिस 20% यू विल यूज 15,000 इंस्टेड ऑफ 35,000. So here 15,000 multiply 20%, so you will get 3,000. यस, यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू 3,000 रिड्यूस हो रही है। अब यहाँ पे जो 20% आपने किया है वो 15,000 पे ही कैलकुलेट करना है, एंड जो फाइनल आपका अमाउंट जो रिड्यूस हो रही है 3,000, वो हम 35,000 में से ही माइनस करेंगे। दिस इज़ जस्ट फॉर कैलकुलेशन। आप जो 15,000 पे कैलकुलेट सिर्फ कर रहे हो, माइनस आपको जो इफेक्ट हम 35,000 से दे रहे हैं उसी में से ही माइनस करना है, बिकॉज 15,000 का जो स्टॉक है वो पार्ट तो 35,000 का ही है। यस, सो 3,000 हम यहाँ से माइनस करेंगे। सो हियर लेस 3,000, सो द रिमेनिंग विल बी 32,000. Then the next, see, an amount of 20,000 is not to be paid to creditors. अब creditors की बात हो रही है तो पहले तो हम creditors का बैलेंस लिखेंगे इनसाइड कॉलम में। सी क्रेडिटर्स का बैलेंस है 1,70,000, सो पहले हम 1,70,000 इनसाइड कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पे पहले कैपिटल रिकॉर्ड होगी, फिर लायबिलिटी। सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस आफ्टर 3-4 लाइन्स। यस, क्रेडिटर्स 1,70,000। अब आपकी एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि जो क्रेडिटर्स है उसमें से अब 20,000 को आपको पे नहीं करना है। इट मीन्स बैलेंस शीट के हिसाब से तो शो हो रहा है कि आपको 1,70,000 पे करना है, बट अब उसमें से 20,000 को पे नहीं करना है। इट मीन्स आप सिर्फ 1,50,000 को ही पे करना है। सो क्रेडिटर्स का जो वैल्यू है, जो बैलेंस दिया हुआ है, वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो लेस 20,000. सो अब यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 1,50,000. अब ये जो 20,000 हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, मुझे पहले ये 20,000 भी देने थे, बट अब 20,000 वालों को मुझे पैसे नहीं देने हैं। सो इट इज़ माई एडवांटेज। यस, हमारा फ़ायदा हो रहा है। सो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे रीवैल्यूएशन में? क्रेडिट साइड। सो ऑन क्रेडिट साइड बाय creditors and your decrease, and यहाँ पे जो decrease हो रहा है उसकी अमाउंट है 20,000. यस, अब यहाँ पे देखो रीवैल्यूएशन तो क्रेडिट हो रहा है, हमने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया। सो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ, सो क्रेडिटर्स डेबिट हो जाएंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। सो हियर creditors account debit to revaluation account, and the amount is 20,000. Yes, the next 7th, 3,000 for outstanding expense and 2,000 for income receivable are not recorded in the books. Now we will record. तो पहले तो देखो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कुछ बैलेंस दिया है। सी देयर इज बैलेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000. सो अब जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है वो हम इसमें प्लस कर देंगे। यस, सो 10,000 ओरिजिनल बैलेंस इनसाइड कॉलम में आएगा और फिर 3,000 उसमें प्लस हो जाएगा। So in balance sheet on liability side,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ओरिजिनल जो आपको दिया है वो 10,000 है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला है रिकॉर्ड नहीं हुआ है 3,000, तो वो हम प्लस कर देंगे। अब मेरी लायबिलिटी 13,000 हो गई। अब देखो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। पहले ये 3,000 का मुझे पे नहीं करना था, लेकिन अब मुझे पे करना पड़ेगा। इट इज़ माई लॉस। सो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड आएगा टू आउटस्टैंडिंग expense 3,000. Yes, now entry revaluation debit हो रहा है, so revaluation debit, revaluation account debit, you have to write the complete word to outstanding expense account. Yes, and the amount is 3,000. Then the next second part of this transaction, 2,000 for income receivable are not recorded. तो पहले तो देखो इनकम रिसीवेबल कुछ दिया है, सी दिया हुआ है 4,000 दिया हुआ है और 2,000 रिकॉर्डेड नहीं है। सो 4,000 में हम 2,000 पहले प्लस कर देंगे। सो इन बैलेंस शीट फर्स्ट वी विल राइट द बैलेंस इनकम receivable 4,000 and 2,000 which is not recorded. Now we will record plus. Now 6,000. अब देखो ये जो 2,000 इसमें इंक्रीज हो रहा है, पहले मुझे ये इनकम नहीं मिलने वाली थी इन फ्यूचर, बट नाउ इन फ्यूचर मुझे ये 2,000 रुपीज़ भी मिलेंगे। सो इट इज़ माई प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आएगा by income receivable. Yes, by income receivable account 2,000. Now we will write entry revaluation क्या हो रहा है, क्रेडिट हुआ, so revaluation क्रेडिट होगा and income receivable डेबिट। income receivable account debit to revaluation account and the amount is 2,000. Yes, now only one point is left, the fourth one. Now see in fourth, provision for bad debt reserve 20%, it means BDR, and discount reserve on debtors 5% is to be made on debtors. So पहले तो आपको चेक करना है कि क्या ऑलरेडी बैड डेब रिजर्व या डिस्काउंट रिजर्व दिया है। सी डेटर्स का बैलेंस सिर्फ 50,000 है, कोई बैड डेब नहीं दिया है। सो फर्स्ट ये डेटर्स का जो 50,000 बैलेंस है वो हम पहले रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में इनसाइड कॉलम। So in balance sheet, asset side, debtors, $50,000। ये जो बैलेंस दिया है वो हम इनसाइड कॉलम में लिखेंगे। अब आपको जो क्वेश्चन है उसमें बैड डेब रिजर्व और डिस्काउंट रिजर्व दिया है। सो सबसे पहले हम बैड डेब रिजर्व करेंगे। सी डेटर्स में से जो भी इफ़ेक्ट देनी होती है वो ऑर्डर वाइज होता है। अगर कोई सेल्स से रिलेटेड कोई है तो पहले हम सेल्स की इफ़ेक्ट देते हैं, फिर बैड डेब की इफ़ेक्ट देते हैं, फिर बैड डेब रिजर्व की और लास्ट में डिस्काउंट रिजर्व की। यस, इसी ऑर्डर में आपको इफ़ेक्ट देनी है। सो पहले हम बैड डेब रिजर्व की इफ़ेक्ट देंगे 20%। सो आपके डेटर्स का बैलेंस है 50,000 एंड उसका 20% लेस 20% BDR। अब 50,000 का 20% कितना आएगा, 10,000। सो ये 10,000 हम यहाँ से माइनस कर देंगे।
नाउ यू हैव बैलेंस 40,000। हम पहले डिस्काउंट रिजर्व भी कैलकुलेट कर देते हैं, फिर हम दोनों की इफ़ेक्ट देंगे, दोनों की एंट्री करेंगे। नाउ अब जो 40,000 है उस पर आपको डिस्काउंट रिजर्व भी क्रिएट करनी है। इस डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, एंड उसका जो आपको परसेंटेज रेट दिया है दैट इज़ 5%। यस, सो अब जो आपके पास बैलेंस है 40,000, उसका 5% आपको डिस्काउंट रिजर्व क्रिएट करना है। सो 40,000 का 5% इट मीन्स 2,000। यस, नाउ यू हैव बैलेंस ऑफ 38,000। अब आपको इफ़ेक्ट देनी है इसकी पहले रीवैल्यूएशन में, फिर हम उसकी जर्नल एंट्री लिखेंगे। अब यहाँ पे हम बैड डेब रिजर्व प्रोवाइड कर रहे हैं, इट मीन्स मे बी 10,000 के डेटर्स हमें पैसे ना दें। यस, ये हम डाउटफुल डेटर्स पे एक प्रोविज़न बना रहे हैं। सो ये जो 10,000 है हम प्रॉफिट से अप्रोप्रिएट करते हैं, प्रॉफिट में से असाइड करते हैं। सेम डिस्काउंट रिजर्व, मे बी हमारे डेटर्स हमसे डिस्काउंट की डिमांड करें, यस, सो वो डिस्काउंट रिजर्व किया जाता है। ये दोनों हम रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉफिट में से कुछ पैसे असाइड कर रहे हैं। यस, सो उससे हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। यस, हमारे पास टोटल कुछ ज़्यादा प्रॉफिट है, उसमें से कुछ पैसे हमने असाइड कर दिए डिस्काउंट रिजर्व के लिए और बैड डेब रिजर्व के लिए। सो इतना प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। सो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड आएगा टू bad debt reserve and to discount reserve on debtors. You have to write the words. Bad debt reserve हमने प्रोवाइड किया 10,000 एंड डिस्काउंट रिजर्व हमने प्रोवाइड किया 2,000। यस, नाउ हमें एंट्री लिखनी है, दोनों की हम सेपरेट एंट्री लिखेंगे। देखो दोनों में रीवैल्यूएशन तो डेबिट हो रहा है, सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट to BDR to discount reserve on debtors. You can pass combined journal entry or separate entry for both. I will write the combined journal entry. So here 8th revaluation दोनों में डेबिट हो रहा है, so revaluation account debit to bad debt reserve and to discount reserve on debtors. अब यहाँ पे जो बैड डेब रिजर्व की अमाउंट थी वो 10,000 एंड डिस्काउंट रिजर्व की 2,000, सो टोटल 12,000 डेबिट होगा। ये सब जो भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी थी, जो भी असेट्स की लायबिलिटीज़ की कुछ न्यू प्राइस दी हुई थी, वो आपने रिकॉर्ड कर दी। अब हम क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट है उसमें अभी भी आप देखो कुछ रिमेनिंग बैलेंसेस है, इट मीन्स वो रिमेनिंग बैलेंस के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, तो उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसकी बुक वैल्यू ही उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। सो वो हमें एज इट इज़ रिकॉर्ड करनी है बैलेंस शीट में। नाउ सी, फर्स्ट लैंड उसका पॉइंट आ गया, हमने लिख दिया। बिल्डिंग हमने लिख दिया है, मशीनरी इन्वेस्टमेंट हमने लिख दिया है, डेटर्स हमने लिख दिया है। देन बिल्स रिसीवेबल, ये इसका कोई पॉइंट नहीं दिया था, सो बिल्स रिसीवेबल सेम एज इट इज़ हमें रिकॉर्ड करना है 10,000। सो बैलेंस शीट में बिल्स रिसीवेबल 10,000। Yes, then क्लोजिंग स्टॉक हमने रिकॉर्ड कर दिया है। बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस एज इट इज़ हम लिखेंगे 60,000 एंड 30,000। Yes, bank balance and cash balance, and the amount 60,000 and 30,000.
Then again back to balance sheet to check that which balances are left. Yes, then income receivable वो हमने रिकॉर्ड कर दिया है. नाउ कम टू लायबिलिटी साइड. जो कैपिटल का आपको बैलेंस दिया है, ओपनिंग बैलेंस, उसमें रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो ऐड होगा. सो वो आप डायरेक्टली बैलेंस शीट में भी दे सकते हो, बट मैंने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाया है, सो हम पहले वहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस लिख देंगे. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हियर ऑन क्रेडिट साइड, क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है. सो क्रेडिट साइड बाय बैलेंस brought down 2 lakh, 1 lakh. Make sure right amount and right column should be there. And 2 lakh. yes, मैंने कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिख दिया है जो बैलेंस शीट में आपको दिया हुआ है. yes, 2 lakh, 1 lakh and 2 lakh. then 10% बैंक लोन. सो एज इट इज़ हमारी लायबिलिटी है, उसमें कोई चेंज नहीं है. हम 80,000 10% बैंक लोन लिख देंगे. yes, here 10% bank loan and the amount is 80,000. yes, then क्रेडिटर्स हमने लिख दिया. बिल्स पेबल 40,000 एज इट इज़ हम लिखेंगे. एंड वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड. सी, ये वर्कर का प्रॉफिट है, हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम एज इट इज़ लायबिलिटी साइड लिखेंगे. सो दोनों बैलेंसेस हम लायबिलिटी साइड एज इट इज़ लिखेंगे. yes, here bills payable and workers profit sharing fund, and the amount is 40,000 and 29,000. yes, 40,000 एंड 29,000. ना उसी कोई भी बैलेंस इसमें बाकी नहीं है, जिस पे कुछ इफ़ेक्ट थी वो हमने इफ़ेक्ट दे दी है. एंड रिमेनिंग बैलेंसेस एज इट इज़ हमने लिख दिए हैं. नाउ फर्स्ट वी विल क्लोज दिस रीवैल्यूएशन अकाउंट. व्हेन यू विल मेक टोटल ऑफ बोथ साइड यू विल गेट मोर टोटल ऑन क्रेडिट साइड, दैट इज़ 1,42,000. सो पहले तो हम 1,42,000 दोनों साइड लिख देंगे. 1,42,000 here and 1,42,000 here. yes, अब यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, सी डेबिट साइड टोटल कम है तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे आएगा एंड दैट इज 72,000. दैट इज़ क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट है. येस, यहाँ पे इक्वल करने के लिए हमने लिखा है ये हमारा प्रॉफिट है क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है. येस, दैट इज़ पार्ट ऑफ प्रॉफिट. सो ये जो 70,000 प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करके कहाँ पे लेके जाएंगे क्रॉस इफेक्ट से? पार्टनर्स कैपिटल में. सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तीनों पार्टनर का इनिशियल मैं लिख देती हूँ RP एंड P. सो RP1 एंड P2. यू हैव टू राइट द कंप्लीट नेम. अब यहाँ पे ये जो हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं प्रॉफिट, वो ओल्ड रेशो में होगा या न्यू रेशो में? सी, ये जो प्रॉफिट है वो अब तक के वर्क का है. अभी तक इन्होंने जो भी फर्म में काम किया है, जो भी असेट्स उन्होंने पहले से परचेज करके रखी है, इन्वेस्टमेंट किया है, वो सब पहले के वर्क का है. सो ये जो प्रॉफिट आया है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में. यस, सो ओल्ड रेशो है 2:3:1. यू कैन सी इन क्वेश्चन
2:3:1. So we will distribute in this ratio. So the amount for first partner will be 24,000. कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो तो हमने फाइनल अकाउंट्स में सीख लिया है. यस. यस, इस तरह से हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अब इसकी क्रॉस इफेक्ट हम देंगे पार्टनर्स कैपिटल में. सो हियर बाय revaluation account and this is profit. yes, जो फर्स्ट पार्टनर का प्रॉफिट है वो है 24,000, then 36,000 and 12,000. yes, now हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे और हमें कुछ क्लोजिंग कैपिटल मिलेगी. So this way you have to close partners capital account. When you will make total, it is clear that credit side total is more. Yes, and the debit side no amount is there. So जो total आएगा वही इनका closing balance आएगा, which we will write in balance sheet. And this is closing balance. So here 2 balance carried forward. And ये balance हम balance sheet में लिखेंगे capital liability side. Capital of all three partners. You can write an inside column and then total outside column. Here directly I am writing the amounts in outside column. 2,24,000, 1,36,000 and 2,12,000. yes, and now you have to make total of this balance sheet. It must be tallied. So यहाँ पे आपको जो टोटल मिलेगा वो है 8,84,000. yes, 8,84,000. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है इसकी भी आपको जर्नल एंट्री लिखनी है. सो यहाँ पे प्रॉफिट हमने जो इफेक्ट दिया है डिस्ट्रीब्यूट किया है 24, 36, 12, ये डेबिट साइड लिखा है. सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल, टू P1's कैपिटल, टू P2's कैपिटल. इस तरह से आपको जर्नल एंट्री भी लिखनी है. सो हियर आई एम राइटिंग दिस जर्नल एंट्री. दिस इज 9th. And here revaluation account debit to Rajesh capital account, to Pushpa's capital account, to प्रतिभास कैपिटल अकाउंट. यस, इस तरह से आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की भी एंट्री लिखनी है. जो टोटल प्रॉफिट था वो था 72,000 एंड हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो तीनों पार्टनर अमाउंट्स मिली. दैट इज 24,000, 36,000 and 12,000. yes, इस तरह से आपको पूरा सम करना है. अगेन आपको कुछ रेशो वगैरह डिटेल्स दी होगी, आपको बैलेंस शीट दी है, कुछ चेंजेस के बारे में दिया है, चेंजेस के बारे में आपको इफ़ेक्ट्स देनी है, एंट्रीज करनी है एंड एट दी एंड आपको अकाउंट्स क्लोज करके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है. एंड योर बैलेंस शीट विथ न्यू present values of assets and liabilities will be ready and the balance will be tallied. I hope all the points are clear. This way you have to solve sum
एंड लेट मी टेल यू, यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ये आगे के दोनों चैप्टर एडमिशन रिटायरमेंट में काम आएगा। वहाँ पे भी असेट्स लायबिलिटीज़ का कुछ रीवैल्यूएशन होगा एंड सेम आपको इफ़ेक्ट्स देनी है। सो अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट प्रॉपरली, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी।